नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल चूंकि आज संडे है, छपा नहीं है। संडे को लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है दोस्तों, मुझे भी हफ्ते भर के काम निपटाने होते हैं, कुछ जरूरी चीजें होती हैं, इसलिए संडे को अमूमन लेक्चर थोड़ा लेट हो जाता है। साइंस एंड टेक की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर की जो साइंस एंड टेक की न्यूज़ेस हैं वो सारी कवर्ड है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आज नहीं है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। साथ साथ हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, अगर आपने मेरी ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो उस ऐप के अंदर भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये पर्टिकुलर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड आपको मिल जाएगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस से। वीडियो को लाइक और शेयर अब तक नहीं किया हो तो कर दीजिए। पहली जो न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आर्मी एयर डिफेंस वाइडेंस विंग। देखिए, यूक्रेन की जंग के चलते और ओवरऑल चाइना ने ये जो लद्दाख में इनग्रेस किया है, उसके चलते ओवरऑल हमारे एयर डिफेंसेस को स्ट्रांग करने की बात की जा रही है। लगातार हमारी कैपेबिलिटी में एवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है। तो भाई इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 के अंदर जो सिक्योरिटी है उसकी जो सब हेडिंग है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो वहां पे भी ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएंगी। बहरहाल न्यूज किस जगह पे काम आएंगी ये सबसे आसान चीज होती है, पर बच्चे बोलते हैं कि सर बता दीजिए कि कहां काम आएंगी ओवरऑल, तो जीएस पेपर 3 में लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमी में भी और सिक्योरिटी वाले में भी। अब न्यूज है क्या, इंडियन आर्मी अपने एसेट्स के डिप्लॉयमेंट का थोड़ा बहुत रीओरिएंटेशन कर रही है। जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान से, उससे थोड़े बहुत एसेट्स को उठा के नॉर्दर्न बॉर्डर पे प्लेस किया जा रहा है। खासकर 2020 में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, तब इस एक्टिविटी में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके चलते भी इंडियन आर्म फोर्सेस सीखने की कोशिश कर रही है और प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एक रेवोल्यूशनरी तरीके से आर्मी एयर डिफेंस का। एक रेंज ऑफ नए सिस्टम्स को डिवाइस किया जा रहा है, ज्यादातर सिस्टम्स इंडिजीनियस हैं, नई टेक्नोलॉजीज को नई रियलिटीज में फैक्टर इन किया जा रहा है। यहां पे एक नया ऑटोमेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंदर। ये प्रोजेक्ट आकाश तीर यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। सब बताऊंगा आपको, इससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है ये क्या करेगा, इट विल बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर फॉर द मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड शूटिंग डाउन ऑफ एयर डिफेंस एसेट्स। तो 2000 करोड़ रुपए के लगभग का कॉन्ट्रैक्ट है ये आकाश तीर का। नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है ऑन द सेम लाइंस एज इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क। तो मार्च 2023 में जो इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क है, बेसिकली वैसा ही कुछ है आपका ये आकाश तीर। मेजर इनिशिएटिव है, इसका इंप्लीमेंटेशन मार्च 2024 तक किया जाएगा। इंडियन आर्मी में वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड पे इंप्लीमेंट किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो जितने भी रडार्स हैं और कंट्रोल सेंटर्स हैं आपके एएडी के, एएडी क्या है, आर्मी एयर डिफेंस के, उनको कंसोलिडेट करके, डुप्लीकेशंस को रिमूव करके, ओवरलैपिंग को अवॉइड करके सारे वेपन्स की कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन यहां पे डेवलप किया जाए। ठीक है, 2020 के स्टैंड ऑफ विद चाइना के बाद से इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान और उसके साथ साथ इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना पे हमारे एयर डिफेंसेस की कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपके लोग हैवी लाइट वेट रडार्स, वेपन सिस्टम्स इनको डिप्लॉय किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर है उससे ज्यादा चैलेंजिंग टेरेन है जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारे चाइना के साथ, क्योंकि बिल्कुल ही माउंटेनियस टेरेन है। अब इस माउंटेनियस टेरेन में जो वेपन सिस्टम आप डिप्लॉय करते हो वो बहुत ज्यादा भारी नहीं हो सकते, उनका लाइट वेट होना जरूरी है। ठीक है ना, माउंटेन्स में उनकी फंक्शनिंग जरूरी है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे। तो इन सारे चैलेंजेस को ध्यान करके हम अपनी कैपेबिलिटी को इवॉल्व करने की कोशिश करें। साथ साथ यूक्रेन वॉर से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। यूक्रेन वॉर में एयर डिफेंसेस का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, स्वार्म ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स, ये हमारी सिक्योरिटी को एक वॉर की कंडीशन में बहुत हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अटैक को झेलने के लिए हमारे एयर डिफेंसेस ही हमारे सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। ठीक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने यह भी दिखाया है कि कैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हाईली इफेक्टिव हैं। अगर मैन पोर्टेबल मैन पैट्स एयर डिफेंस सिस्टम यहां पे लगा दिए जाए नाइट विजन के साथ, तो यहां पे सोल्जर ही खड़ा होगा उस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम को लेके और हमारे ऊपर आने वाले अटैक को वो काउंटर करेगा। ठीक है,
इसके साथ साथ इंडियन आर्मी फोकस कर रही है ऑन लेजर बीम राइडिंग मैनपैड्स एंड हैज इनिशिएटेड द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अनदर फोकस एरिया है यहाँ पे गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स फॉर रडार्स, जो कि वेट को कम कर सकते हैं। माउंटेन्स के अंदर वेट को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक और इमर्जिंग थ्रेट जो है एयर डिफेंसेस को, वो है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। Loitering munitions is the best counter to high rate gun system, better optic sights, fragmented ammunitions and active electronics scanned array radars। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। यहाँ पे मार्च 2023 में ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 8,160 करोड़ का भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ फॉर 2 रेजिमेंट्स ऑफ इंप्रूव्ड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये जो आकाश रेजिमेंट्स है ये टेलर मेड है माउंटेन्स के लिए, इसमें मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, इनके ट्रायल कंडक्ट कराए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आता है आकाश तीर। तो आकाश तीर के रिस्पेक्ट में न्यूज निकल के आई थी मार्च 2023 में। उसी न्यूज के डेवलपमेंट में एक और न्यूज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 3, जिसमें से 2 थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट थे 2400 करोड़ के फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको आप प्रोजेक्ट आकाश तीर बोलते हो आर्मी के लिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ मार्च की न्यूज में जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो था आपका ESM सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम नेवी के लिए। ठीक है, तो 2400 करोड़ में 3 प्रोजेक्ट्स थे। ओके सॉरी 5400 करोड़ में 3 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से 2400 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक प्रोजेक्ट था आपका प्रोजेक्ट आकाश तीर और दूसरा प्रोजेक्ट था आपका सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। ठीक है, और ये जो आपका आकाश तीर प्रोजेक्ट था ये लगभग 2000 करोड़ रुपए का था। तो मार्च 2023 की न्यूज है, तीनों पता होना चाहिए। 3 प्रोजेक्ट 5400 करोड़ के, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट 2400 करोड़ के, एक 2000 करोड़ का आकाश तीर, दूसरा सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, और तीसरा जो प्रोजेक्ट है आपका आप कह लो 2963 करोड़ का, ये है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B बनाने की बात की गई है आर्मी के लिए। तो 2963 करोड़ के खर्चे पर एक GSAT-7B कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्मी के लिए, और उसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट 2400 करोड़ के, जिसमें से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आकाश तीर। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने यहाँ पे PDF पे अवेलेबल करवा दी है आपके रिवीजन के लिए। जैसे कि जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट को यूनिक कटिंग एज कैपेबिलिटी देगा टू ऑपरेट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। आकाश तीर अलाउ करेगा इंडियन आर्मी को टू वॉच लो लेवल एयर स्पेस ओवर बैटल रीजन्स एंड सक्सेसफुल मैनेज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। सारंग की बात करें तो सारंग एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर डिवाइस है इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स के लिए, दैट वाज क्रिएटेड एंड बिल्ट इन हाउस बाय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी इन हैदराबाद एज अ पार्ट ऑफ द समुद्रिका प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जो आप याद रखिएगा, PDF मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। फिर भाई हो क्या यहाँ पे हुआ है, क्या है, नेवी शोकेसेस ट्विन कैरियर ऑपरेशंस इन अ मेजर अपग्रेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। वही GS पेपर 3 सिक्योरिटी के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अब देखिए क्या है ना, डेली के बेसिस पे ओवरऑल इस प्रकार की न्यूज़ को आप पढ़ते हो तो आप खुद एसोसिएट करने लगोगे कि कौन से मेंस GS पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ आपके काम की हो सकती है। तो भैया जो इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, ये इस साल के एंड तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको कमीशन पिछले साल कर दिया गया था। अभी के लिए ओवरऑल अरेबियन सीमेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया INS विक्रमादित्य के द्वारा। INS विक्रमादित्य एक रशियन वॉर कैरियर था, उसको रीफिट करके इंडिया इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। इसके साथ साथ 35 और आप कह लो एयरक्राफ्ट को इनके ऊपर डिप्लॉय किया गया, और छोटे मोटे जो आप कह लो शिप्स, सबमरीन्स, इनकी डाइवर्स फ्लीट को भी यहाँ पे अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सीमलेस इंटीग्रेशन किया जा रहा है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, INS विक्रमादित्य का और INS विक्रांत का। इसके थ्रू इंडिया ओवरऑल दुनिया को दिखा रहा है कि मैरीटाइम डोमेन में इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है, क्या नेवल प्रोवेस है। आगे आने वाले समय में रीजनल स्टेबिलिटी में इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, कैसे हम कोऑपरेटिव पार्टनरशिप्स को फॉस्टर कर सकते हैं मैरीटाइम डोमेन में, वगैरह वगैरह। तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ये सेंटर पीस है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। इसके अंदर ये जो हमारे INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, ये फ्लोटिंग सोवरेन एयरफील्ड्स है जी यार। दुनिया भर के ओशंस में ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूमेंगे, और जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूमेंगे तो दे विल बी एकिन टू फ्लोटिंग आप कह लो एयरफील्ड्स, क्योंकि फिर हमारे जो भी आप डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो कभी भी इन पर्टिकुलर आप कह लो शिप्स के ऊपर लैंड कर सकते हैं। ठीक है,
MiG-29 के फाइटर जेट्स, MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, इन सब को इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। इन मोबाइल बेसिस को कहीं पे भी पोजीशन किया जा सकता है। इनकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टाइमली रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी थ्रेट बहुत कम है। समझ गए। ये रशियन ओरिजिन INS विक्रमादित्य, इसका डिस्प्लेसमेंट है 44,500 टन्स का। और जो हमारा इंडिजिनियसली मेड INS विक्रांत है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 42,800 टन्स का। एक और बात बता दूं, यहाँ पे इंडियन नेवी सरकार को अप्रोच करने वाली है ये बोलने के लिए कि विक्रांत के ही साइज का एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 भी बनाया जाए मॉडिफिकेशंस के साथ। बट ऑब्वियस सी बात है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में समय लगता है। तो जब तक विक्रांत 2 जैसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होगा, तब तक INS विक्रमादित्य अपने रिटायरमेंट पे पहुंच चुका होगा। ठीक है भाई, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ही इसको बनाएगा, पहले भी इसी ने बनाया। किसको? INS विक्रांत को। नेक्स्ट, इंडिया लुक्स एट डिवाइजिंग ओन स्टैंडर्ड्स टू असेस सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब यहां पे ये पर्टिकुलर न्यूज किस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भाई? सोशल वेलफेयर स्कीम्स। भाई देखिए, अगर आप सोसाइटी में आते हो जीएस पेपर 1 में, सोशल एम्पावरमेंट वाले हेड में, तो जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से भी न्यूज आपकी काम की आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखो तो जीएस पेपर 2 के अंदर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, वहां पे भी न्यूज काम आ जाती है। तो जीएस पेपर 2 के काम की है न्यूज व्हेन इट कम्स टू प्योर करंट अफेयर्स, तो जीएस पेपर 1 में भी ये न्यूज आपकी काम की है। अब यहां पे सरकार कर क्या रही है? सरकार कुछ मैट्रिक्स को बदल रही है। किस मैट्रिक्स को बदल रही? तो देखिए, समझिए। यूनियन गवर्नमेंट ने यहां पे प्लान किया है कि जो इंटरनेशनल डाटा पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए, इस असेसमेंट पैरामीटर को केंद्र की सरकार बदलने का प्लान बना रही है। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये लोग जिन पैरामीटर्स के आधार पर यहां पे रिपोर्ट निकालते हैं किसी भी आप कह लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फील्ड में, उन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता। उनके कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स इंडियन कंडीशन के हिसाब से सेट नहीं बैठते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन किस हिसाब से लिया गया है? तो देखिए, यहां पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इन्होंने एक पेपर को ऑथर किया, एक पेपर को बनाया। और बेसिकली पेपर क्या है? पेपर यहां पे क्या बोलता है? देखिए, द एग्जामिनेशन ऑफ वेल नोन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट इंटरनेशनल एजेंसीज सिस्टमैटिकली अंडरएस्टिमेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड दिस देन नॉट ओनली फीड्स इनटू वाइडर ग्लोबल इंडाइसेस बट आल्सो क्लाउड्स फीडबैक ऑन पॉलिसी इंटरवेंशंस। मतलब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो असेसमेंट होता है सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में, ये जो बड़ी बड़ी दुनिया भर के आप कह लो इंटरनेशनल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडाइसेस को डिवाइस करते हैं, ये इंडाइसेस इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के पॉलिसी मैकेनिज्म्स को डाउनग्रेड करते हैं अपनी ओवरऑल इस असेसमेंट के थ्रू, रेटिंग के थ्रू। और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जो लोगों का फीडबैक है उसको भी क्लाउड करते हैं, उसको भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए यहां पे ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको इंडिया के हिसाब से अलाइन करने की जरूरत है और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स को उतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहां पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक पेपर के द्वारा। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है और कुछ लोग इसको ऑब्वियसली बात है अपोज कर रहे हैं। हेल्थ एक्टिविस्ट यहां पे डिवाइडेड है। कुछ लोग केंद्र की सरकार के इस पर्टिकुलर डिसीजन को गलत बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार को इंटरनेशनल पैरामीटर्स इंडिया के अंदर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल पैरामीटर मतलब अब मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को लेके कोई असेसमेंट देता है, प्रेडिक्शन देता है, आप कह लो स्टंटिंग को लेके, वेस्टिंग को लेके कोई प्रेडिक्शन देता है, तो वो प्रेडिक्शन ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत ज्यादा एक्यूट होगा, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी कोविड की मौतें हुई थी इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बहुत बड़ा फिगर दे दिया। भारत सरकार ने उस फिगर को काउंटर किया और बोला कि ये फिगर अनसाइंटिफिक है। तो भारत सरकार यहां पे यही बोल रही है कि जिस प्रकार की असेसमेंट मेथोडोलॉजी को यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, उसके बेसिस पे जो इंडिकेटर्स रिलीज की जा रहे हैं वो इंडिकेटर्स गलत हैं। उनको प्रॉपर साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनको यूरोपियन और वेस्टर्न पैरामीटर्स के हिसाब से रिलीज किया जाता है और वो पैरामीटर्स इंडिया के कंटेक्चुअल सेटिंग में सेट नहीं बैठते। तो कुछ लोग यहां पे केंद्र की सरकार के इस पर्टिकुलर डिसीजन से खुश हैं कि हाँ भाई, इन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे एसेस किया जाए, इसकी मेथोडोलॉजी को चेंज करना चाहिए। वहीं पे कुछ ऐसे हेल्थ एक्टिविस्ट हैं इंडिया के अंदर जो कि ये बोल रहे हैं कि सरकार इन पैरामीटर्स को बदल के
अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने पॉलिसी मेजर्स को पॉजिटिव दिखाने की बजाय कोशिश ये करे कि सच में इंडिया के अंदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इंप्रूव किया जाए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो इंडिया यहां पे डिस्कस कर रहा है कि कैसे रीड्रॉ किया जाए पैरामीटर्स को। कौन से पैरामीटर्स? जो केटर करते हैं और अकोमोडेट करते हैं नेशनल डाइवर्सिटी को, लोकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को, चाइल्डहुड के अंदर स्टंटिंग नंबर्स को, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को। तो इन सब फिगर्स में इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी डाटा कोड करती है उसमें बहुत सी एनोमलीज हैं, इन एनोमलीज को कम करने की जरूरत है। ठीक है, चूंकि यहां पे जो भी फिगर्स रिलीज किए जाते हैं वो फिगर्स इंडिया के पॉलिसी मेकिंग के फीडबैक को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स को बहुत हद तक डिफेंड करते हैं, हमारे ट्रेड डिसीजंस को बहुत हद तक मतलब कह लो अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए इनको बदलना जरूरी है। और सरकार अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई कैसे कर रही है? देखिए, सरकार का यह बोलना है कि मेडिकल फील्ड के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन ग्रोथ को देखते हुए इंडोनेशिया, यूके और यूएस जैसी कंट्रीज ने अपने खुद के ग्रोथ चार्ट्स डिवाइस कर रखे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो जब ये कंट्रीज अपने खुद के ग्रोथ चार्ट्स डिवाइस कर सकती है तो इंडिया यहां पे क्यों नहीं कर सकता? ये सब बातें यहां बताई गई हैं। फिर ये पर्टिकुलर पेपर ये भी बोलता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज गड़बड़ कर रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंडिया के अंदर कैलकुलेट करने के लिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन ने 2019 में 70.19 को 2021 में 67.24 कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है कि जो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज है दुनिया में वो खराब हो रही है, जबकि इतने ज्यादा भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स अफेक्टेड नहीं है। भारत सरकार का यहां पे ये व्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, जो क्रक्स है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो मैंने आपको बता दिया। फिर भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आई है। हुआ यहां पे ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक नए प्रकार का ट्रांसजेनिक कॉटन सीड यहां पे डेवलप कर रही है और उसके ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा स्टेट्स के पास कुछ कंपनियां पहुंची। हरियाणा स्टेट्स ने तो इस नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कॉटन के ट्रायल की परमिशन दे दी, बट गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरफ से परमिशन नहीं मिली। यहां पे जिस सीड की बात की जा रही है ट्रांसजेनिक कॉटन की, इसको डेवलप किया गया हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया के द्वारा। इसके अंदर एक जीन है जिसका नाम है CRY2AI, जो कि कॉटन को रेजिस्टेंट बनाता है अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म, जो कि एक मेजर पोस्ट है, कॉटन की खेती को खराब करता है वो। तो ये जो पर्टिकुलर सीड है इसने प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास कर लिया, ट्रायल्स को कंफर्म किया गया GEAC के द्वारा, और GEAC ने बोला कि लिमिटेड बेसिस पे फार्मर के फील्ड में इस पर्टिकुलर क्रॉप को टेस्ट किया जाएगा। कहां कहां पे? जनवाड़ा तेलंगाना में, जलना महाराष्ट्र में, अकोला महाराष्ट्र में, जूनागढ़ गुजरात में और बरवाला हिसार हरियाणा में। ठीक है, तो GEAC ने बोला प्राइवेट कंपनियों को कि हाँ भाई इन जगहों पे चले जाओ और यहां पे जाके टेस्ट कर लो। अब GEAC ने तो परमिशन यहां पे दे दी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने। अब GEAC बार बार आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है क्या। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया। इसके लिए जो रूल्स नोटिफाई किए गए थे वो हैं रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट and storage of hazardous microorganisms, genetically engineering organisms और cells 1989। तो इसको बनाया गया था एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी नाम दिया गया 2010 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करती है। फंक्शन क्या है? यूज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म। एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है, responsible है for the appraisal of activities that involve the large scale use of hazardous microbes and recombinants in research and industrial production from the point of view of environment। बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना। तो GEAC क्या है ये आपको पता चल गया। लेकिन दोस्तों GEAC किसी एक पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की खेती की मान लो रिकमेंडेशन दे भी दे तो भी खेती किसी न किसी राज्य में होगी। तो यहाँ पे 4 राज्यों में जगह आइडेंटिफाई की गई, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। हरियाणा ने तो देखो परमिशन दे दी इन टेस्टों के लिए, लेकिन आप देखो तो बाकी स्टेट्स की तरफ से यहां पे परमिशन नहीं मिली है। तेलंगाना ने तो पहले GEAC की मिसिव के अगेंस्ट 45 डे का एक्सटेंशन मांगा गया और बाद में उन्होंने एक्सटेंशन मतलब आप कह लो कि GEAC ने तेलंगाना से बोला कि अपने आप पे टेस्ट कराओ। तेलंगाना ने बोला कि हमें डिसीजन लेने के लिए 45 दिन चाहिए। 45 दिन बाद तेलंगाना ने बोल दिया कि भैया हम तो अलाउ नहीं कर सकते ट्रायल। गुजरात ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम ट्रायल यहां पे अलाउ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र ने भी यहां पे प्रॉपर परमिशन दी नहीं। तो अब GEAC इन तीनों स्टेट से लिखित में मांग रहा है कि तुम अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस बात को लेके
जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई जीईएसी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी यहां पे अलग अलग राज्य की सरकारों को फोर्स कैसे कर सकती है कि इस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक कॉटन की आप टेस्टिंग कराओ ही कराओ। समझ गए? तो जीईएसी रेगुलेटरी बॉडी, उसने बोला 4 स्टेट्स में जाके टेस्ट करा लो। 4 स्टेट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 ने यहाँ पे टेस्ट करने से मना कर दिया। तो अब जीईएसी इन 3 से रिटर्न में आंसर पूछ रही कि भाई किस बेसिस पे मना कर रहे हो। तो इस बात को लेके जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कविता कुरुंगती जी हैं, मेंबर हैं कॉलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया की, ये एक स्टेटमेंट में बोल रही हैं कि कौन से बेसिस पे एक रेगुलेटरी बॉडी राज्य की सरकारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि ट्रांसजेनिक कॉटन की खेती करवानी ही करवानी है। उन्होंने मना कर दिया, उनका पॉलिसी प्रोरोगेटिव था। अब इसके बेसिस पे जीएसी उनको फोर्स नहीं कर सकता। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू आर्कटिक सी आइस, ये एक प्रकार से एनवायरमेंटल टॉपिक है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के सारे जो कंडीशंस उनको मान लो हम अपने टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक लें या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक लें, तब भी आगे आने वाले कई सालों में जो समर के समय पे आइस रहती थी आर्कटिक में, वो गायब हो ही जाएगी। मतलब अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को टारगेट्स के हिसाब से रोक भी लेते हो, तब भी आर्कटिक के ओशन के आसपास जो सी आइस का लॉस है, जो सी आइस के जाने का फिनोमिना है, ये तो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो मैसिव शीट्स हैं आइस की आर्कटिक रीजन में, वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल क्लाइमेट। आर्कटिक सी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेंगे, वहां की जो बर्फ है वो पिघलेगी। जो विंटर के समय पे जो सी आइस होती है, वो पूरे के पूरे आर्कटिक ओशन को ढक लेती है, और समय के समय पे आर्कटिक ओशन के बड़े इलाके में से ये आइस जाती है पिघल। चूंकि सनलाइट वगैरह होती है, एलिवेटेड टेम्परेचर्स होते हैं, तो आइस जहां जहां पे पतली है, थिन है, वहां पे वो पिघल जाती है। मिड सितंबर तक देखो तो सबसे ज्यादा पानी होता है, और बहुत सारी जगहों की आपकी जो आइस है वो पिघली हुई होती है। और वहीं पे मार्च तक आते आते पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन ऑलमोस्ट आइस से ढक जाता है। ठीक है ना? सी आइस की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक्सप्लेन करती है कि ये जो सी आइस है आर्कटिक, इट इज अ लाइट कलर्ड एंड देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट बैक टू द स्पेस। तो भाई देखिए, आर्कटिक के रीजन में जब आपकी सनलाइट आके गिरी, तो जो आइस है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, रिफ्लेक्ट करती है। स्नो और आइस, ठीक है ना, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर कोई काली सरफेस होगी तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आर्कटिक ओशन के ऊपर आइस जमी हुई है और उसके ऊपर पड़ती है धूप, और इसके चलते जो धूप है, जो हीट है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ओवरऑल एक कूलिंग इफेक्ट आता है आर्कटिक ओशन के आसपास के इलाके में, नॉर्थ पोल के आसपास के इलाके में। तो ये जो सी आइस है, ये नॉर्थ पोल और आर्कटिक ओशन के आसपास के इलाके में कूलिंग इफेक्ट लेके आता है। अब होता यह है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक की थोड़ी सी आइस पिघली, इसने एक फीडबैक लूप सा शुरू कर दिया। थोड़ी आइस पिघली, ठीक है ना, उसके चलते सी एक्सपोज हुआ, सी ने कम सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो सनलाइट को अब्जॉर्प्शन आर्कटिक इलाके में बढ़ा, उससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी और आइस पिघली, फिर थोड़ी और आइस पिघली, इससे एक यहाँ पे एक लूप सा शुरू हो गया। और ये लूप रुकने वाला नहीं है। अगर आप 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर राइज को रोक लेते हो, तब भी आर्कटिक आइस पिघलती ही जाएगी। ठीक है ना? कभी ना कभी एक समय आगे आने वाले फ्यूचर में आएगा ऐसा, जब समर के समय पे आर्कटिक के रीजन में कोई भी आइस नहीं होगी। और ये जो चेंज होता है सी आइस का, ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। मैमल्स जैसे कि पोलर बियर्स और वॉलरसेस को इंपैक्ट करता है। ये जो प्रेजेंस ऑफ सी आइज है, हंटिंग, ब्रीडिंग, माइग्रेटिंग में मदद करती हैं इन पोलर एनिमल्स को, तो कहीं ना कहीं पोलर एनिमल्स अफेक्ट होंगे। जो सबसिस्टेंस हंटिंग लाइफस्टाइल है इंडिजिनस आर्कटिक पॉपुलेशन की, जैसे यूपिक, इन्यूपात, इन्यूट, ये ट्राइब्स रहती हैं, यूपिक, इन्यूपात, इन्यूट, इन ट्राइब्स का नाम लिख लीजिए अपने नोट्स में। ऑब्वियसली बात है, आर्कटिक की रीजन में पाई जाती है, पूछा जा सकता है। इनकी कॉमर्शियल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे इफेक्ट होंगी। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इन सब चीज़ों पे दुनिया भर की कंट्रीज ध्यान नहीं दे रही, चूंकि आर्कटिक ओशन की आइस पिघल रही है, समुंदर का सरफेस आप कह लो एक्सपोज हो रहा है। तो इस समुंदर के सरफेस के नीचे के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगी दुनिया भर की कंट्रीज, और उसमें इंडिया भी आगे आ रहा है। इसलिए इंडिया आर्कटिक काउंसिल के अंदर अपनी से को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अब कुछ फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक सिनेरियो तो यह है कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक लें। एक सिनेरियो यह है कि हम उसको ना रोक पाए, वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए। अब मान लो
कि 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2081-2100 तक जो ओवरऑल आर्कटिक का इलाका है वहां पे आइस बचेगी नहीं, पूरी आइस खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन अभी किए गए उससे पता चलता है कि आर्कटिक के इलाके में 13% जो आइस कवर है वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम खत्म हो रहा है। तो अब अगर हम ये माने कि हाँ चलो ठीक है, हम टेम्परेचर के इंक्रीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कुछ स्टडीज बताती हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से जो आइस लॉस है वो 90% रिस्पॉन्सिबल है इस आइस लॉस के लिए। आगे आने वाले समय में समर के समय पे तो आर्कटिक आइस खत्म होनी ही होनी है। अगर हम अपने टेम्परेचर राइज को 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रोक लेते हैं तो हो सकता है टाइम बाद में आए, 2060 या उसके बाद में आए। लेकिन अगर हमारे एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस बढ़ते रहे तो 2030s में ही ये फिनोमेना देखने को मिल सकता है कि समर के समय पे आर्कटिक रीजन में कोई भी आइस ना हो। समझ गए बात को? तो ओवरऑल ये जो आर्कटिक के मेंटल के पाथवेज है ना, ये बहुत सेंसिटिव हैं। ये पाथवेज ये बोलते हैं कि अगर आपने अपने टेम्परेचर, ग्लोबल गैस एमिशंस को रोक भी लिया, टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर भी लिया पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, तो भी 2060 तक तो समर के समय पे आर्कटिक में आइस नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम इन एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस को कंटिन्यू रखते हैं तो भैया 2030s के ही किसी ना किसी एक साल में समर के टाइम में आर्कटिक में आइस नहीं बचेगी और उसके कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस होंगे। ओके, क्या क्या कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं? तो भैया पोलर जेट स्ट्रीम्स यहां पे कमजोर पड़ जाएंगी। ये पोलर जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के आसपास के जो इलाके हैं, जो टेम्परेट इलाके हैं, जो यूरोप वगैरह का इलाका है, वहां पे गर्मी को बढ़ा देंगी। जब गर्मियां वगैरह होती हैं तो ये नॉर्थ की जो पोलर जेट स्ट्रीम्स है ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में एक कूलिंग इफेक्ट लेके आती हैं। वो कूलिंग इफेक्ट गायब हो जाएगा, तगड़ी हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं पूरे कनाडा, यूएसए और यूरोप वगैरह के इलाके में, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। इसके साथ साथ दुनिया भर के क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स इफेक्ट होंगे। किस किस प्रकार से इफेक्ट होंगे, इसके क्वांटम को भी अभी हम पूरी तरीके से डिवाइस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं दोस्तों। साइंस एंड टेक की पहली न्यूज, एडेप्टिंग टू लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, लद्दाख में विलेज है कारजो, 1300 लोग वहां पे रहते हैं। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सेटलमेंट है, 4570 मीटर की ऊंचाई पे सेटलमेंट बसा हुआ है। वहीं पे अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश में कॉमिक और हाइनले सेटलमेंट, ये 4500 मीटर्स अबव सी लेवल है। तो इन हाई सेटलमेंट्स में जो रहने वाले लोग हैं, वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में 6.4 बिलियन, 64 लाख लोग, जो कि दुनिया की 0.1% आबादी है, 4000 मीटर अबव सी लेवल के इलाके में रहती है। ज़्यादातर ये इलाके हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स ऑफ एंडीज, साउथ अमेरिका या फिर एशिया के तिब्बत में पाए जाते हैं। पिछले 10,000 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब ओवरऑल अगर कोई लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड में जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी, बिहार या दिल्ली से या मुंबई से फ्लाइट पकड़ के एकदम से लद्दाख पहुंचते हो ठंडी में, तो वहां के ठंडे इलाके में एक्यूमुलेट करने में आपको समय लग जाएगा। ओवरऑल कोई शरीर से बहुत स्ट्रांग ना हो तो उसको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम होता है, ठंडा वहां पे ज्यादा होता है, हवा में ऑक्सीजन वहां पे कम होती है। तो बेसिकली लोगों को एक्लिमेटाइज करने में वहां पे समय लग जाता है। दूसरी बात, इन पर्टिकुलर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते क्यों नहीं लोग? तो भैया इन इलाकों में अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो हिमालय वगैरह में वैसे भी लोग ज़्यादा सेटल डाउन नहीं करते। एग्रीकल्चर यहाँ पे मुश्किल है, आपको टेरेसेस में एग्रीकल्चर करना पड़ेगा माउंटेन स्लोप्स पे। इरिगेशन के लिए पानी भी उतना अवेलेबल नहीं होता। वैसे तो हिमालयों में जो नदियों का साफ पानी आता है, बट हर जगहों पे जो आप कह लो टेरेन होती है और रिवर का फ्लो होता है वो यूजफुल नहीं होता या फिर वो फेवरेबल नहीं होता। फिर ठंडे इलाकों में, इन पहाड़ों में फंगी और नेमाटोड्स भी सॉइल में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो सॉइल को ज़्यादा इनरिच करते नहीं है। लाइफ स्टॉक की ग्रेजिंग भी यहाँ पे चैलेंजेस हो जाती है। जो लामास, अल्पकास और विक्यूनास एंडीज में रहते हैं विंटर मंथ्स में, ओवरऑल अपने जो भी उनकी गाय भैंसे हैं और जो भी उनके शीप्स याक्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चरा भी नहीं पाते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा सेटलमेंट है ला रिकोनाडा इन पेरू, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाईएस्ट सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ला रिकोनाडा इन पेरू, 5100 मीटर्स अबव सी लेवल। ये हजारों की तादाद में इसने सेटलर्स को अट्रैक्ट किया, चूंकि जब यहाँ पे गोल्ड पाया गया था। दुनिया में कुछ ऐसे भी हाई लेवल के सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विलेज ऑफ लुबुचू इन नेपाल। यहाँ पे लोग ओवरऑल जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने आते हैं उनको सपोर्ट देते हैं, तो टूरिज्म से इनका काम वाम चल जाता है। तो बेसिकली
दुनिया भर के हाई एल्टीट्यूड इलाके में लोग क्यों रहते हैं? बहुत से मजबूरी केस में रहते हैं। अगर कोई गोल्ड जैसी आप कह लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ गई तो लोग भले जाके रहने लगे, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी आ गई तो भले जाके लोग रहने लगे, लेकिन जल्दी रहते नहीं है। अब सबसे खास बात, एक जो लो एल्टीट्यूड में रहने वाला इंसान है, जब वो हाई एल्टीट्यूड में जाएगा तो उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है 25 से 30% बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेगा, ज़्यादा खाना खाएगा और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी यहाँ पे एक्लिमेटाइज होगी। जो लोग हाई एल्टीट्यूड में लंबे समय से रह रहे हैं, जैसे तिब्बतन्स, एंडियंस, इनका जो नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, वो प्लेन में रहने वाले लोगों की तरह है, लेकिन इनकी बॉडी कहीं ना कहीं अडेप्ट कर चुकी है इन सिचुएशंस को। जो FVR होता है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है दैट यू कैन एक्सेल आफ्टर फिलिंग योर लंग्स। तो मेन के अंदर ये FVC 15% ज़्यादा होता है और वुमेन के अंदर 9% ज़्यादा होता है जब वो लोअर इलाकों से हायर एल्टीट्यूड में जाए। और एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों का भी ये जो FVC होता है ये ज़्यादा ही होता है। अगर आप देखो तो जो केचुआ करके लोग हैं, जो एबोरिजिनल पीपल हैं साउथ अमेरिका के, इनका एक प्रकार से केचुआ को ही बिलोंग करते थे। इनके चेस्ट डीप होते हैं और इनका जो FVC होता है ना, ये बेसिकली जो प्लेन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा होता है। जो हाई इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका FVC ज़्यादा होता है। तो कल की डेट में आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाई एल्टीट्यूड्स में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं होती व्हेन कंपेयर टू लोअर एल्टीट्यूड्स पीपल, हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों का FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट दे कैन एक्सेल आफ्टर फिलिंग देयर लंग्स, ये कैपेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। मेन में 15% ज़्यादा होती है, वुमेन में 9% ज़्यादा होती है। और ये जो डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस है कहीं ना कहीं इनकी फिटनेस को बढ़ाती हैं। इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती पहाड़ी इलाके में अपने आप को मेंटेन करने के लिए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ओवरऑल एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई। तो जो 70 से 74 साल के एज ग्रुप के लोग थे उनका जो ब्लड प्रेशर परफेक्ट 120-80 था। चूँकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो चूँकि मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वो फिट भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आगे चलते हैं। ये पोटेंशियल ड्रग मिला है जो कि कैनबिस एडिक्शन को कम कर सकता है। अगर आप देखो दोस्तों तो कैनबिस दुनिया भर में मोस्ट वाइडली यूज्ड इलिसिट ड्रग है। कैनबिस 19.5% लोग जो कैनबिस को खाते हैं उनको कैनबिस यूज डिसऑर्डर हो जाता है। आपको पता है जब आप ड्रग्स खाते हो तो फिर वो ड्रग्स आपसे छूटते नहीं है। आपका नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन, आपका नॉर्मल इमोशनल फंक्शन सब इफेक्ट हो जाएगा। ना आप अपने पर्सनल ऑब्लिगेशन कर पाओगे, ना काम कर पाओगे। वो कैनबिस जब तक आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं इन ड्रग्स के। तो यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की गई कि ऐसे कौन से इंटरनल पाथवेज बनते हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन के शरीर में कैनबिस को खाने के बाद, जिसके चलते ये कैनबिस यूज डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ये पता चला है कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, ठीक है, कैनबिस के अंदर एक साइको एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, THC। ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC मेन साइको एक्टिव कंपोनेंट है और यही बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ कैनबिस को लेके आता है। ये कुछ ऐसे पाथवेज बनाता है जिन पाथवेज के चलते ओवरऑल जो रिसेप्टर्स, मोशन सेंसर्स जो भी होते हैं एक इंसान के शरीर में, वो कहीं ना कहीं इस टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल से इफेक्ट होते हैं। एक्टिवेट कर देता है ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर को एक ह्यूमन शरीर में। इसके चलते जो मॉलिक्यूलर पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, अगर उन मॉलिक्यूलर पाथवेज को तोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कैनाबिस यूज डिसऑर्डर को हम कम कर सकते हैं बिना विड्रॉल सिम्टम्स को लाए। इसके लिए यहाँ पे एनिमल स्टडीज कंडक्ट किया गई, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया गया और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रग मिला है। ये इस पर्टिकुलर रिजल्ट को पब्लिश किया गया नेचर मेडिसिन में, ठीक है ना। एनिमल मॉडल्स में इस पर्टिकुलर ड्रग को टेस्ट किया गया। इसके फेज 1 और 2A क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जहाँ पे न्यूली डेवलप्ड जो इनहिबिटर है कैनाबॉइड रिसेप्टर का, ये कैनबिस के इफेक्ट को कम कर सकता है और विड्रॉल सिम्टम्स को भी ट्रिगर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैनबिस का लती है, उसको ड्रग की लत लगी हुई है और एकदम से उसको कैनबिस मत दो तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएगा, वो अपना सर पटकने लगेगा, वो शांत नहीं रह पाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन विड्रॉल सिम्टम्स को भी यहाँ पे नहीं लेके आना है। तो ये जो नया ड्रग है ये इनहिबिट करता है THC के बिहेवियरल इफेक्ट्स को और नॉर्मल बिहेवियर पे भी कोई इंपैक्ट नहीं डालता। ये पता चला जब इसको टेस्ट किया गया माइस की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के ऊपर। इसके जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं ना, 64 ह्यूमन वॉलंटियर्स में भी हुए हैं, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स में, जिससे ये पता चला है कि जो ड्रग है वो सेफ है और वेल टॉलरेटेड है, ठीक है ना। फेज 2A में कुछ क्रॉस ओवर ट्रायल हुए जहां पे 29 पार्टिसिपेंट्स थे जिनको 2 डिफरेंट डोजेस दिए गए 5 डे पीरियड्स में, जिसमें एक एक्चुअली में वो ड्रग था और दूसरे में प्लेसेबो था और उसके बेसिस पे ये पूरी थ्योरी यहाँ पे डिवाइस की जा रही है।
ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे काम का क्या है, तो भैया THC याद रखना, टेट्रा हाइड्रोकैनेबिनॉल, ये वो पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग साइको एक्टिव कंपोनेंट है जो कि कैनाबिनॉइड यूज डिसऑर्डर को प्रमोट करता है इंडिविजुअल्स के अंदर। और एक और न्यूज़ है, इस न्यूज़ को मैं बहुत ज़्यादा साइंस में देखो जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। IIT मद्रास ने हाइड्रोजन को सी वाटर से बनाने की टेक्नोलॉजी को इजाद किया है सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। मतलब सोलर एनर्जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद हाइड्रोजन को बना रहे हो सी वाटर से। अभी तक जो हाइड्रोजन को बनाने की टेक्नोलॉजी है वो फ्रेश वाटर से है, तो हाइड्रोजन बड़े स्केल पे बनाया जाएगा, इसके लिए हमें फ्रेश वाटर की जरूरत है। लेकिन सी वाटर तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में दुनिया भर में अवेलेबल है, तो अगर हम सी वाटर से बना पाए हाइड्रोजन को तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT मद्रास, इन्होंने क्रिटिकल कंपोनेंट्स को डेवलप किया है फॉर हाईली एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर। अभी तक जो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी थी, एनर्जी इंटेंसिव थी, फ्रेश वाटर की इसको जरूरत पड़ती थी और एक्सपेंसिव ऑक्साइड पॉलीमर सेपरेटर को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो IIT मद्रास की टीम है जिसको लीड कर रहे थे यहाँ पे डॉक्टर राम प्रभु सुंदरा, इन्होंने हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पे चेक किया। फ्रेश वाटर की बजाय यहाँ पे सी वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सी वाटर पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, वहां पे मेटल का इस्तेमाल होता है, उन मेटल्स को सी वाटर करोड कर सकता है। लेकिन अब यहां पे सी वाटर आप इस्तेमाल करो तो क्या वो करोड नहीं होगा? चूंकि अब यहां पे मेटल्स को एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहां पे कार्बन बेस्ड सपोर्ट मटेरियल को एज इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते करोजन की पॉसिबिलिटी यहां पे ना के बराबर हो जाएगी। तो ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कैटलिस्ट जो कि कैटलाइज कर सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन को, इनको यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मेटल्स को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो जब मेटल्स इस्तेमाल नहीं होंगे तब ऑब्वियस सी बात है यहां पे करोजन भी नहीं होगा। और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सी वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सी वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर है, ये दो हाफ रिएक्शंस को कंडक्ट करेगा एनोड पे और कैथोड पे। होता क्या है कि कैथोड पे वाटर डिसोसिएट कर जाता है हाइड्रोजन प्लस में और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल जो एनोड कैथोड होता है, कैथोड पे बनता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एनोड पे बनता है आपका ऑक्सीजन। जो एनोड वाला मेटल होता था ना वो बहुत बुरी तरीके से करोड होता था। अगर सी वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाए तो एक एलिमेंट बनेगा जिसका नाम है हाइपोक्लोराइट। ये जो हाइपोक्लोराइट है ये करोजन करता है इलेक्ट्रोड सपोर्ट मटेरियल का, और जिस पर्टिकुलर आपकी एनोड पे ऑक्सीजन बन रही है वहां पे जो मेटल है उसको पूरी तरीके से करोड कर देगा। लेकिन अब वहां पे मेटल है ही नहीं, वहां पे कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट है, और ये कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट करोड होगा ही नहीं। ठीक है ना। ओके, तो ये जो कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट है ये बेसिकली मेटल की करोजन वाली जो आप कह लो लिमिटेशन थी इसको यहां पे हटा देगा। उसके साथ साथ ये जो कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट है ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन की रिएक्शन को एक्टिवली सपोर्ट करेगा। तो हाइपोक्लोराइट फॉर्मेशन करके करोजन करने की कोशिश करता भी है तो उसका उतना ग्राउंड लेवल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इस नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके मेटल्स की बजाय कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके करोजन को रोक के हाइड्रोजन को सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से सी वाटर से बनाने की टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने यहाँ पे इजाद की। हालांकि फाइनली अभी पेटेंट नहीं हुई टेक्नोलॉजी, अभी इसके ऊपर एवोल्यूशन चल रहा है जिसकी रिपोर्टिंग यहाँ की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मेरी ऐप हर्षित दीदी एजुकेशन चेकआउट कर लीजिए। कुछ दिनों में मैं कोर्स लॉन्च करूंगा और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।